हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज हमारा मशीन डिजाइन में जो टॉपिक होगा वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और साथ में ये ऐसा टॉपिक है जो आपको मशीन डिजाइन में और किसी कंपोनेंट को डिजाइन करने में यानी और चैप्टर पढ़ने में काफी हेल्प होगा। इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो आपको जो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल के रूप में बता दें कि इसमें आपको बहुत सारे टर्म्स कंफ्यूज करते होंगे। कंफ्यूजन जैसे पहला कंफ्यूजन ये होगा कि अलाउएबल स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस दोनों में क्या अंतर है या एक ही है, वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन स्ट्रेस आदि आदि बहुत सारे टर्म्स को हम लोग देखेंगे ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी में। हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझने के लिए कुछ टर्म्स की आवश्यकता होती है। टर्मिनोलॉजी का हमने अभी डिस्कस कर दे उसके टर्मिनोलॉजी को, क्योंकि आप बाद में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लोड का क्लासिफिकेशन भी पढ़े होंगे, तो वहां पर लोड का क्लासिफिकेशन में पढ़े होंगे कि स्टैटिक लोड और डायनामिक लोड कहेंगे यदि समय के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका डायनामिक लोड, मैग्नीट्यूड एंड डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हैं कि यह स्टैटिक लोड होगा। तो इसमें स्टैटिक और डायनामिक का भी कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे, साथ में हम डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल का भी कॉन्सेप्ट लेंगे। आप जानते होंगे कि मटेरियल दो प्रकार का हो सकता है। पहला या तो डक्टाइल मटेरियल या तो ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल का जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खींचे होंगे तो आप देखे होंगे वहां पर यील्ड पॉइंट आता था, अल्टीमेट पॉइंट आता था। तो वहां पर यील्ड और अल्टीमेट दो पॉइंट आते थे। सिंपल से यदि ब्रिटल मटेरियल की बात करेंगे तो ब्रिटल मटेरियल में आप देखे होंगे कि यहां पर किसी प्रकार का कोई यील्डिंग नहीं हो रहा है, यहां पर डायरेक्ट हमारा अल्टीमेट पॉइंट आता है। हम ब्रिटल मटेरियल को किस प्रकार से डिवाइडेशन करते हैं जानते हैं। स्ट्रेन जो होता है यदि 5% से अधिक है तो वो हम डक्टाइल मटेरियल के कैटेगरी में रखा जाता है। यदि स्ट्रेन 5% से बिलो है तो उसको हम ब्रिटल मटेरियल के कैटेगरी में रखा जाता है। दैट मींस 5% इज द डिवाइडेशन लाइन that means divided the brittle and ductile material। तो ओवरऑल डक्टाइल और ब्रिटल का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि डक्टाइल में हमारा दो पॉइंट आपका फेल्योर पॉइंट आता है। पहला पॉइंट आपका यील्ड होता है, दूसरा हमारा बोल सकते हैं कि इसमें अल्टीमेट आता है। मैक्सिमम दो प्रकार का स्ट्रेस जनरेट हो सकता है, पहला यील्डिंग, दूसरा अल्टीमेट। नेक्स्ट हम ब्रिटल मटेरियल की बात करेंगे। यहाँ पर कोई यील्डिंग नहीं होता है, डायरेक्ट हमारा क्या हो जाता है, हमारा अल्टीमेट आ जाता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फेल्योर स्ट्रेस टू द अलाउएबल स्ट्रेस। फेल्योर स्ट्रेस टू द अलाउएबल स्ट्रेस। अलाउएबल स्ट्रेस फेल्योर स्ट्रेस कुछ नहीं होता है। अलाउएबल स्ट्रेस आपका परमिसिबल स्ट्रेस होता है, उसी को हम डिजाइन स्ट्रेस बोल सकते हैं, उसी को वर्किंग स्ट्रेस बोल सकते हैं, उसी को हम वह स्ट्रेस बोलेंगे जो कार्य करते वक्त उत्पन्न होता है। हमने पिछले वाले वीडियो में ही बोले थे, कार्य करते हुए जो स्ट्रेस उत्पन्न हो वह अधिकतम स्ट्रेस से हमेशा कम रहे, तभी हमारा सेफ मूड में रहेगा। यदि नहीं है तो फेल हो जाएगा। फिर से एक बार सुनेंगे कि डक्टाइल मटेरियल में फेल्योर पॉइंट दो हो सकता है। पहला हम लोग बोल सकते हैं कि या तो यील्डिंग होगा या तो अल्टीमेट होगा। लोड लगने के अनुसार उसमें यील्डिंग होता है, मतलब फेल्योर होता है। यदि कोई डक्टाइल मटेरियल है और उस पे स्टैटिक लोड लगा है, यदि डक्टाइल मटेरियल है स्टैटिक लोड लग रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें हम यील्ड पॉइंट देखेंगे, यील्डिंग। यदि डक्टाइल मटेरियल है और फ्लक्चुएटिंग साइक्लिक लोड लगा है तो जाहिर सी बात है वो फ्रैक्चर करेगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वो अल्टीमेट पॉइंट पर फेल हो जाएगा डायरेक्टली। तो ओवरऑल ये दोनों में अंतर है और इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि डक्टाइल मटेरियल की फेलियर पॉइंट यील्ड पॉइंट होता है इन केस ऑफ द स्टैटिक लोड के कंडीशन में। सिमिलरली यदि ब्रिटल मटेरियल के केस में बात करते हैं तो ब्रिटल मटेरियल का जो फेल्योर पॉइंट होता है वो अल्टीमेट पॉइंट होता है। तो फेल्योर पॉइंट पर जो स्ट्रेस होता है, यदि हम फॉर एग्जांपल के रूप में यदि हम खींचे एक कर्व खींच दे स्ट्रेस स्ट्रेन माइल्ड स्टील का, तो सिंपल सा आप यही देखे होंगे। तो देखे होंगे यहाँ पर कोई पॉइंट आता था, यहाँ पर या अपर लोअर यील्ड पॉइंट को न ध्यान में देखे। सिंपल से ये कि यदि यील्ड पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे हमारा ही लेक्चर देख लेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको बहुत ज्यादा क्लियर करेगा।
क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर अंदर नहीं जाएंगे, सिंपल टर्म से समझेंगे कि एक एल्ड पॉइंट, हालांकि वहां पर अपर लोअर एल्ड पॉइंट होते हैं, अपर एल्ड पॉइंट हम कंसीडर करेंगे कि लोअर एल्ड पॉइंट कंसीडर करेंगे, क्यों करेंगे आदि आदि का जानकारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी वाले लेक्चर में हमारे ही पढ़ लेंगे, जो कंपटीशन में चलता है। यहाँ पर सिंपल सा आप समझेंगे कि यील्ड पॉइंट आपका एक अल्टीमेट पॉइंट आता है, तो यील्ड पॉइंट मतलब फेल्योर पॉइंट डक्टाइल मटेरियल। सिंपल से यदि ब्रिटिल मटेरियल की बात करेंगे तो ब्रिटिल मटेरियल डायरेक्ट अल्टीमेट पॉइंट पर जाता है, तो फेल्योर पॉइंट वहां पर अल्टीमेट पॉइंट आ जाता है। तो सिंपल से यदि बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसको हम लोग एफ ओ एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एफ ओ एस। इसको बोलते हैं फेल्योर स्ट्रेस अपॉन अलाउलेबल। इसी को हम लोग बोल सकते हैं फेल्योर स्ट्रेस यानी मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस। इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोल सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस। अलाउलेबल स्ट्रेस को हम जैसे सपोज कि हम क्या बोल सकते हैं, अलाउलेबल स्ट्रेस, इसी को हम बोल सकते हैं परमिसिबल परमिसिबल स्ट्रेस, अथवा इसी को हम बोल सकते हैं डिजाइन स्ट्रेस, इसी को बोल सकते हैं वर्किंग स्ट्रेस। तो सिंपल से हमको डिजाइन स्ट्रेस समझना होता है कि डिजाइन स्ट्रेस क्या होता है, या अलाउलेबल स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि बताइए अलाउलेबल स्ट्रेस आप कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं, आप कहेंगे कि अलाउलेबल स्ट्रेस को निकालने के लिए आप यील्ड पॉइंट वाले स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देने पर जो स्ट्रेस प्राप्त होता है वही आपका अलाउलेबल स्ट्रेस अथवा परमिसिबल स्ट्रेस अथवा डिजाइन स्ट्रेस अथवा कार्य करते हुए उत्पन्न किसी मशीन के एलिमेंट पर प्रतिबल होता है, यानी स्ट्रेस होता है। आप समझ गए होंगे अलाउलेबल स्ट्रेस का मान, अलाउलेबल स्ट्रेस का जो मान होता है वो क्या करने के लिए होता है, किसी कंपोनेंट का सेफ डायमेंशन को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फिर से सुनेंगे, अलाउलेबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस का मान जो हम लेते हैं, डिजाइन स्ट्रेस का को हम कैलकुलेशन में लाते हैं, किसके लिए लाते हैं? सिंपल सा सेफ डायमेंशन ज्ञात करने के लिए। हम उस सेफ डायमेंशन को ज्ञात करेंगे जो कार्य करते वक्त फेल न हो, चाहे वो शेफ्ट हो, चाहे कपलिंग हो, की हो, बेरिंग हो, एनी वन मशीन का कोई भी एक कंपोनेंट होगा, हमको डायमेंशन निकालना है तो हम अलाउलेबल स्ट्रेस को लेते हैं, किसके द्वारा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी के द्वारा। हम इसी के द्वारा एक बेस्ट डायमेंशन ज्ञात करेंगे जो कार्य करते वक्त सेफ रहे। तो जाहिर सी बात है यील्ड पॉइंट क्या होता है? फेल्योर पॉइंट होता है। अल्टीमेट पॉइंट क्या होता है? फेल्योर पॉइंट होता है। सपोज कि हमारा डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं, डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं, डक्टाइल मटेरियल के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलेंगे यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस। या हम बोल सकते हैं ब्रिटिल मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लिया जाएगा वो सिंपल सा आपका यही होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस। डिजाइन स्ट्रेस को हम लोग बोल सकते हैं क्या? या तो अलाउलेबल स्ट्रेस अथवा परमिसिबल। आप समझ गए होंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी may be defined as the ratio of failure stress to the allowable stress अथवा failure stress to the design stress। failure stress हमारा अलग अलग हो सकता है। मटेरियल यदि डक्टाइल है तो हम लोग यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेस
लेंगे, यदि ब्रिटिल है तो हम बोलेंगे कि अल्टीमेट पॉइंट पर स्ट्रेस लेंगे। अलाउलेबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, इसका मान हम सेफ डायमेंशन को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वह सेफ डायमेंशन जो कार्य करते वक्त कोई भी कंपोनेंट फेल न हो। तो जाहिर सी बात है, सपोज कि यदि यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेस का मान 250 है, 250 मेगा पास्कल यदि है यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेस का मान, तो जाहिर सी बात है यदि हमको डिजाइन स्ट्रेस निकालना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग मानते हैं, यदि हम मान लेते हैं कि डक्टाइल मटेरियल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, तो यदि आपसे कहा जाए बताइए डिजाइन स्ट्रेस निकालना पड़े, तो डिजाइन स्ट्रेस बराबर बोल सकते हैं अल्टीमेट अपॉन 2 ओवरऑल 250 अपॉन 2 टू 125 मेगा पास्कल। तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि 250 अपॉन 2 यानी 125 मेगा पास्कल। तो 125 मेगा पास्कल आपका होगा, ये कौन सा होगा, अलाउलेबल अथवा परमिसिबल स्ट्रेस होगा, जो सेफ डायमेंशन को ज्ञात करने के लिए हेल्प करेगा। तो आप समझ गए होंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फेल्योर स्ट्रेस टू द डिजाइन स्ट्रेस, मतलब असफल प्रतिबल अपान डिजाइन प्रतिबल। तो या आप कह सकते हैं कि अधिकतम प्रतिबल अपान कार्यकारी प्रतिबल। अधिकतम प्रतिबल तथा कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को सुरक्षा गुणांक कहते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए आप बोल सकते हैं। तो आप बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में यदि इंग्लिश में भी लिखेंगे तो यही बोलेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ failure stress to the allowable stress or the design stress. Simple सा, for ductile material the failure stress will be considered the yield point stress, for the brittle material the failure stress will be considered at the ultimate point, and that formula will be changed. Ductile material factor of safety is equal to yield point stress upon design stress, and the brittle material the factor of safety ultimate stress upon the design stress. तो आप समझ गए होंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डेफिनेशन। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत सारे कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड करता है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड करता है। मतलब जैसे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कब अधिक लेंगे कब कम लेंगे ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कास्ट, किसी प्रोडक्ट के कास्ट पर क्या डिपेंडेंसी होता है, मैन्युफैक्चरिंग पर क्या डिपेंडेंसी होता है, टेस्टिंग पर क्या डिपेंडेंसी होता है, इन सभी को हम लोग एक एक स्टेप पहले लिख लेते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप समझ गए होंगे, उसका डेफिनेशन समझ गए होंगे, और डक्टाइल और ब्रिटल के लिए हमने बता दिया कि फेल्योर पॉइंट कौन सा होता है। बाकी और अधिक जानकारी के लिए ध्यान देना, हम लोग एक बहुत ही कम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, मतलब एकदम बिल्कुल कंपटीशन के तरफ नहीं आपको ले जा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम की तरफ फोकस कर रहे हैं। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाएगा तो बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे डायनामिक लोड के लिए क्या होगा, स्टैटिक लोड के लिए क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया जाएगा, आपको याद करना होगा। यहाँ पर सिंपल सा आता है डिस्कस द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल। और ज्यादा अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे इसी चैनल में सोन की क्लास कंपटीशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बहुत ऐसे एग्जांपल के द्वारा समझाया गया है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट डिस्कस किया गया है जो आपको एक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको न आए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि ये आप हम लोग सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो सेमेस्टर एग्जाम के लिए इतना काफी है। तो हम लोग पॉइंट देखते हैं, तो देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ फेल्योर क्या है, डिस्कस करेंगे। दूसरा है टाइप्स ऑफ लोड, तीसरा होता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन फोर्स एनालिसिस, फोर्थ है मटेरियल ऑफ कंपोनेंट, पांचवा जो है फिफ्थ रियलिबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, एंड नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, एंड सेवेंथ टेस्टिंग ऑफ मशीन एलिमेंट एट सर्विस कंडीशन, एंड नाइन्थ आपका क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर। एक एक को डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ फेल्योर, फेल्योर की चांसेस किस प्रकार से, फेल्योर की चांसेस का मतलब जाहिर सी बात है
हम ऐसे कंपोनेंट जो फेल होने पर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो, ऐसा कंपोनेंट जो फेल होने पर डेंजरस होता हो, मतलब किसी और इस पर्सन को डिस्ट्रॉय कर सकता हो, मतलब चोट लगा सकता हो, मतलब या ऐसा फेल्योर जो बहुत ज्यादा कॉस्टली फेल्योर हो, तो ओवरऑल इन सभी के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान अधिक लिया जाता है। समझ गए होंगे। हम उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अधिक लेंगे जो फेल्योर या तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता हो, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो, या किसी और मशीनरी सिस्टम या ह्यूमन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता हो, मतलब कुछ इंजोर्ड कर सकता हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फेल्योर। तो ओवरऑल इफेक्ट ऑफ फेल्योर मतलब फेल्योर की चांसेस बहुत ज्यादा हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप अधिक कंसीडर करेंगे, वो पहला स्टेप में। टाइप्स ऑफ लोड, लोड किस प्रकार से है, हालांकि हमने पहले ही टर्म्स में बता दिया कि आपको स्टैटिक और डायनामिक की बात को डिस्कस किया जाएगा। यदि आपके पास स्टैटिक लोड है, यदि यदि आपके पास स्टैटिक लोड है, स्टैटिक लोड लग रहा हो, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यदि भार का परिमाण और दिशा समय के साथ न बदले तो उसको हम स्थैतिक भार कहते हैं। यदि भार का परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाते हो तो ऐसे भार को डायनामिक लोड मतलब गतिक भार कहते हैं। The magnitude of load and direction change with respect to time, that is called the dynamic load। तो स्टैटिक और डायनामिक दोनों लोड की कंडीशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान अलग अलग लिया जाता है। स्टैटिक लोड है तो हम उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान कम लेंगे, यदि डायनामिक लोड लग रहा है उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान ज्यादा लेंगे। समझ गए होंगे। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी should be considered the maximum when the load will be considered the dynamic load। ओवरऑल नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन फोर्स एनालिसिस। यदि आप बहुत बारीकी से फोर्स एनालिसिस किए हैं किसी कंपोनेंट पर तो जाहिर सी बात है उस केस में आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान कम ले सकते हैं। यदि फोर्स एनालिसिस को बहुत बारीकी से, बहुत स्किल्ड पर्सन से आप फैक्टर ऑफ फोर्स को आप कैलकुलेट नहीं किए हैं, दैट मींस उस केस में आपको सेफ होने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान अधिक लेना पड़ेगा। समझ गए होंगे। यदि फोर्स एनालिसिस बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ किए हैं, बहुत स्किल्ड पर्सन लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कम ले सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल ऑफ कंपोनेंट। मटेरियल ऑफ कंपोनेंट मतलब आपके पास दो मटेरियल, डक्टाइल अथवा ब्रिटल। डक्टाइल मटेरियल जाहिर सी बात है सिंपल से, यदि हम दोनों डक्टाइल मटेरियल है एक ब्रिटल मटेरियल है, दोनों में यदि हम स्टैटिक लोड की ही बात करेंगे तो जाहिर सी बात है डक्टाइल मटेरियल में यदि आपका स्टैटिक लोड लग रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें एक यील्डिंग होता है, मतलब फेल होगा तो धीरे धीरे लंबाई में वृद्धि होगा। लेकिन यदि यही ब्रिटल मटेरियल में आप लोड लगाते जाएंगे स्टैटिक लोड बढ़ाते जाएंगे, लेकिन बाद में ऐसा एक आइए कि ब्रेक कर जाएगा, तो ब्रेक करने का मतलब जाहिर सी बात है कि ब्रिटल मटेरियल में डायरेक्ट फ्रैक्चर होता है, मतलब डायरेक्ट टूटता है। लेकिन डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, परमानेंट इलोंगेशन देता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि डक्टाइल मटेरियल एज कंपेरिजन टू ब्रिटल मटेरियल की तुलना में कम डेंजरस फेल्योर होता है, मतलब एक तरीके से फेल्योर की चांसेस जो होती है वो आपका प्री प्लानिंग होता है, मतलब पहले लंबाई में वृद्धि करता है, ओवरऑल ब्रेक नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि ब्रिटल मटेरियल के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान ज्यादा लेते हैं। तो मटेरियल के केस में आप समझ गए होंगे कि ब्रिटल मटेरियल है तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान ज्यादा लेंगे, यदि डक्टाइल मटेरियल है उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान ज्यादा कम लेंगे। लेकिन लोड के केस में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ लोड के केस में कि यदि डायनामिक लोड है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेंगे, यदि स्टैटिक लोड है तो कम लेंगे। डक्टाइल मटेरियल है फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेंगे, ब्रिटल मटेरियल है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेंगे। मटेरियल ऑफ कंपोनेंट सिमिलरली रिलायबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट, यदि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेंगे तो जाहिर सी बात है कंपोनेंट ज्यादा रिलायबल होगा। ज्यादा रिलायबल मतलब रिलायबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाएंगे रिलायबिलिटी भी कंपोनेंट का बढ़ेगा, तो दैट मींस दोनों को आपस में प्रोपोर्शनलिटी कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, और ये बहुत ज्यादा मैटर रखता है। कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट का मतलब जाहिर सी बात है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उस प्रोडक्ट का डायमेंशन उतना ज्यादा बढ़ेगा, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट।
and it is also directly proportional to cost of component. तो आप समझ गए होंगे द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट। यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट मतलब उसकी प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा मटेरियल लगेगा। ज्यादा मटेरियल क्यों कब लगेगा? जब उसकी डायमेंशन ज्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा बढ़ाएंगे कंपोनेंट की डायमेंशन उतना ही बड़ा होगा, ज्यादा होगा, और उस केस में उसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट आपका टेस्टिंग ऑफ मशीन एलिमेंट। यदि आप प्रयास करते हैं कि हर एक कंपोनेंट मशीन कंपोनेंट का टेस्ट कर पाते हैं तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम ले सकते हैं। यदि आप हर एक मशीन कंपोनेंट का टेस्ट आप पार्टिकुलरली कर ले पाते हैं तो जाहिर सी बात है जिसको फेल होना होगा उसी टेस्ट के दौरान फेल हो जाएगा, और जिसको सेफ होना होगा वो सेफ रहेगा। तो ओवरऑल उस केस में आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान कम ले सकते हैं। लेकिन यदि आपका हर एक कंपोनेंट का टेस्ट आपको पॉसिबल नहीं है तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ज्यादा लेंगे सेफ होने के लिए। तो ओवरऑल समझ गए होंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान जो होगा वो टेस्टिंग पर डिपेंड करता है। मतलब यदि टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम ले सकते हैं, यदि नंबर ऑफ टेस्ट कम करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेंगे। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में रिवर्सली हो सकता है। सर्विस कंडीशन, सर्विस कंडीशन मतलब अच्छे सर्विस कंडीशन में यदि आपको किसी कंपोनेंट को ड्राइव करना है, चलाना है, तो जाहिर सी बात है उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान कम ले सकते हैं। यदि सर्विस कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब सर्विस कंडीशन अच्छा नहीं है, तो उस केस में आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान ज्यादा लेंगे। तो ओवरऑल सर्विस कंडीशन का मतलब जैसे कोरोजन है, इरोजन है आदि के केस में यदि किसी कंपोनेंट को ऑपरेट करना है तो ओवरऑल उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान ज्यादा लिया जाएगा। तो सर्विस कंडीशन का मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी यदि हम बढ़ाएंगे या सर्विस कंडीशन यदि हम अच्छा रखेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम ले सकते हैं। क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर, यदि आप बेस्ट क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट बनाते हैं तो ओवरऑल उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान कम ले सकते हैं। यदि आपका स्किल पर्सन मशीनरी सिस्टम हर एक क्वालिटी में नहीं है तो ओवरऑल उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान अधिक लिया जाता है। तो ये ऐसे फैक्टर हैं ओवरऑल जो आपको किसी कंपोनेंट मशीन कंपोनेंट को सेफ बनाता है। तो ओवरऑल आपका काम क्या है कि हम एक सेफ डायमेंशन को ज्ञात करना है। सेफ डायमेंशन को कैसे ज्ञात करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यदि इसी को हम और ज्यादा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो इसमें एक हम लोग चार्ट बना देंगे जिसमें इस लोड के लिए कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाएगा, इस लोड के लिए इतना लिया जाएगा, इस लोड के लिए इतना लिया जाएगा। लेकिन आप लोग सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इसमें नहीं लेंगे। सेमेस्टर एग्जाम में ओवरऑल एक ऐसे क्वेश्चन को पुट अप किया जाता है जो ओवरऑल लिखने मतलब हेडिंग वाइज हेडिंग लिखने में आप कितना ज्यादा उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, वो कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इतने फैक्टर पर डिपेंड करता है, चाहे तो आप इसको लिखेंगे, इसके बाद 2-3 लाइन आप यहाँ लिखेंगे। टाइप्स ऑफ लोड के विषय में बताएंगे कि स्टैटिक लोड है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेंगे, डायनामिक है तो ज्यादा लेंगे। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन फोर्स एनालिसिस कहेंगे, यदि फोर्स को बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हम लोग एनालिसिस किए हैं तो उसके इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेंगे, यदि नहीं किए हैं तो ज्यादा लेंगे। मटेरियल ऑफ कंपोनेंट, यदि डक्टाइल मटेरियल है तो उसके इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम ले सकते हैं, ब्रिटल है तो ज्यादा ले सकते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट कहेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेंगे, यदि रिलायबिलिटी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेंगे तो कंपोनेंट ज्यादा रिलायबल होगा। सिंपल सा कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट, यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेंगे तो उसकी साइज बढ़ जाएगा यानी डायमेंशन इंक्रीज करेगा, उस केस में कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। टेस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट, यदि ज्यादा टेस्ट कर पाते हैं ईच एंड एवरी कंपोनेंट आप टेस्ट कर पाते हैं उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कम ले सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप ज्यादा लेंगे। सर्विस कंडीशन, आप बहुत अच्छा सर्विस कंडीशन रखना यदि रखा गया हो किसी मशीन के डिजाइन में तो ओवरऑल आप उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेंगे, नहीं तो ज्यादा लेंगे। क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर, यदि मैन्युफैक्चर का क्वालिटी मशीन लेबर स्किल आदि आदि मटेरियल का सिलेक्शन हर कुछ एक अच्छे ढंग से हो रहा है तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम ले सकते हैं, या अन्यथा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान उस केस में ज्यादा। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जो आपको समझने में हेल्प करेगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कब अधिक लिया जाएगा और कब कम लिया जाएगा। कंपटीशन में कभी-कभी न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछा जाता है, उसके लिए आप टेबल डिस्कस किया जाएगा, लेकिन ये उस वीडियो के अंतर्गत आएगा जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ये हमारा सेमेस्टर एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वजह से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यही हम एंड करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फास्टेनर देखेंगे, मतलब एक टॉपिक को अब डिस्कस किया जाएगा, लेकिन उसके पहले हम बीआईएस सिस्टम देख लेंगे स्टील के लिए।
40C8 का मतलब क्या होता है, प्लेन कार्बन स्टील। Fe250 क्या होता है, मतलब एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट इज मेड बाय 40C8, एक्सेप्ट जो 40C8 मटेरियल का बनाया जाता है, जो स्पेक्टार के तरह ट्रांसफर कर रहा होगा। सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन 40C8 नहीं समझ में आएगा कि यार एक्सेप्ट 40C8 मटेरियल का बनाया गया, मतलब ये क्या है, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना है, मैग्नीज का कितना है। तो ऐसे हम लोग एक डिस्कस करेंगे वीडियो के थ्रू, उसके बाद फर्स्ट ईयर देखा जाएगा। बस आप जितना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बस उसको आप रिवीजन करते रहिए। बाकी यदि इसमें भी आपको लग रहा है, डाउट लग रहा है, कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आ भी रहा है तो भी आप बताएंगे कि इसी प्रकार, तब अच्छा लगेगा, हम और भी ऐसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारी डायरेक्शन विजन चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।